What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टिल आवर फैमिली. देखिए लाइफ में एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, अगर आप लोगों को अपना कोई गोल अचीव करना है ना, तो आपको हमेशा सही रास्ता पकड़ना है, ना कि इजी या फिर शॉर्टकट रास्ता पकड़ना है. अगर आप लोग जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कोई सोल्व कर रहे हैं, आप लोगों को उसका पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए. अगर आप लोग एक बार को पूरा प्रोसीजर उसका जान लोगे, फिर शॉर्टकट उसमें से आप लोग अपने आप भी निकालना स्टार्ट कर देंगे, अगर आप लोग सही डायरेक्शन में चलकर प्रैक्टिस करेंगे तो इसीलिए यहां पर बोला जाता है कि रास्ता हमेशा वो चुनिए जो सही है, यानी कि राइट है, ना कि वो जो इजी है. जो इजी रास्ता आप लोग चुन रहे हैं उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा. कभी कभी तो आप लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि आप अपने गोल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे अगर शॉर्टकट रास्ता चूज करके चलेंगे तो शॉर्टकट हमेशा बनाना भी है तो अपना बनाइए, और जो सही रास्ता है उसको हमेशा तय करने की कोशिश कीजिए, तो आप लोग लाइफ में हमेशा सही टाइम पर सही जगह पहुंच जाएंगे. वरना शॉर्टकट रास्ते कई बार ऐसी जगह निकाल देते हैं जहां आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि यार ये तो मैंने लाइफ में सोचा ही नहीं था. तो इसीलिए जो सही है हमेशा उसको फॉलो करिए, ना कि जो इजी है या शॉर्टकट है उसको फॉलो करके चलना है. ओके, जो आज मैप बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये है प्रगवे जाकर मैप में निहारेगा. ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट चल रहा है, वहां पर आप लोग जाकर आसपास की कंट्री भी देखिएगा. काफी कुछ है शानदार डिस्कस करने के लिए, पर मेनली जो फोकस आज जो किया गया है ये किया गया है बजट के ऊपर. कल ही आप लोगों ने देखा इंटरिम बजट आया है, तो उसके बारे में सब कुछ यहां पर डिस्कस किया जा रहा है, तो देखेंगे क्या क्या बातें हैं. पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने है ये टेस्ट आंसर जो हम लोगों ने कल आप लोगों से वीडियो में पूछे गए थे, उसके आंसर है. नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसके द्वारा यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो डेटा दिया गया है वो इसके द्वारा दिया गया है. 6.1% इंक्रीज बोली गई है जो अनएम्प्लॉयमेंट में आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलती है. यह है यहां पर नेक्स्ट जो बोला गया था, यहां पर यह है एनवी रमन, इनके द्वारा बोला गया है कि ये भी अब जो सीबीआई से रिलेटेड केस है उससे अपना हाथ खींच रहे हैं. यानी कि पहले यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद में यहां पर जस्टिस सीकरी जो कि अपॉइंट किए गए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, और अब इन्होंने भी यहां पर जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात निकल कर आ रही है एम नागेश्वर राव, उससे ये दूर हो रहे हैं. तो ये एक बड़ी ही एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं कि कोई भी जज केस में हाथ डालने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पार्ट है. आगे बात करें तो यहां पर 3 बैंक के बारे में मैंने आप लोगों से बोला था, बैंक ऑफ इंडिया पहला, दूसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र और तीसरा था यहां पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स. ये जो आरबीआई का पीसीए फ्रेमवर्क है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, तो उससे ये बाहर निकल रहे हैं. यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे इनके द्वारा कंट्रोल कर लिया गया है, और सेंट्रल के द्वारा जो मनी इन्फ्यूज की गई थी बैंकिंग सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम की खस्ता हालत को सुधारने के लिए, अब ये उसकी वजह से जो यहां पर जो इनके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी वो सारी हटने वाली है, और ये एक नॉर्मल बैंक की तरह आगे आने वाले टाइम में काम करने वाले हैं. बाकी बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो कि 1955 का था, अब इसको चेंज करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया है, जिसको 2016 का बिल हम लोग बोलते हैं. इसमें 6 कम्युनिटी जो है यहाँ पर सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, और हिंदू, ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हमारी कंट्री में आ सकती हैं, जो कि वहां पर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है. तो इसके बारे में डिटेल में कल डिस्कस किया था. जो एनआरसी, जो नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन यहां पर प्रपोज किया गया है, उसकी जो डेट है ये 24 मार्च 1971, ये मिडनाइट की डेट है, इससे यहां पर इसको काउंट किया गया. इसके अलावा यहां पर बात करें यूएसए के द्वारा जो H1B वीजा है यहां पर, वो बोला गया उन फॉरेनर वर्कर को दिया जाएगा जिनकी एडवांस डिग्री अमेरिकन यूनिवर्सिटीज से है. यानी कि प्रायोरिटी उनको दी जाएगी पहले जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी से है, इसके बाद में सोचा जाएगा बाहर वाले लोगों के लिए भी. ओके, आइए अब नजर डालते हैं आर्टिकल्स के ऊपर. तो इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक भी आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जहां से भी आप लोग सुटेबल लगे ये जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. सबसे पहले जो बात की जा रही है यहां पर, ये बजट के बारे में है आप लोगों के सामने, ये भी लगभग आप लोगों को बजट के बारे में ही देखने को मिलेगा. और जो ये वाला आर्टिकल है यहां पर, ये भी बजट के बारे में ही है, तो इसलिए आप लोगों को एक बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देकर चलूंगा, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएं एक्चुअल में बजट में क्या क्या बातें की जा रही हैं. इसी के साथ में एक बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को बजट और इंटरिम बजट के बारे में बताई जाएगी. बाकी ये आर्टिकल जिम्बाब्वे के बारे में है, उनके इंटरनल पॉलिटिक्स है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हल्का सा नजर इसके ऊपर डालेंगे. पर यहां पर जो ये वाला आर्टिकल है ग्राउंड जीरो है, और सैटरडे को ग्राउंड जीरो आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा यहीं पर ही देख लीजिए. देखिए हमारी कंट्री में अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात की जा रही है, जो कि 2016 का है. 2016 के तहत यहां पर जो 6 कम्युनिटी मैंने आप लोगों को अभी बताई, यहां पर जब हम लोग रिवीजन सीरीज देख रहे थे, इसमें ये जो 6 कम्युनिटी है, यानी कि हिंदू हो गए, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन, ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हमारी कंट्री में अलाउ करने की बात की जा रही है. पर लेकिन क्या जिन लोगों को आप लोग ऑलरेडी लगभग जो 15,000 लोगों को आप ऑलरेडी सिटीजनशिप यहां पर दे चुके हैं हमारी कंट्री में, क्या वो ऑलरेडी हमारी कंट्री में सही इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को? उनकी हालत जो है यहां पर आज के डेट में
वो अच्छी नहीं है, यानी कि वो जो यहाँ पर अपनी लाइफ जो जी रहे हैं वो भी यहाँ पर आजकल में खस्ता हालत में है। तो क्या यहाँ पर जिन लोगों को आप लोग आने की बात कर रहे हैं उनको किस तरीके से आप लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये काफी सोचने वाली बात होगी। यानी कि एक साइड में तो आप लोग लड़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में पूरे में आग लगी हुई है, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आप लोग अलाउ न करो, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठान रखी है 2016 से कि वो इसको अलाउ करेंगे ही करेंगे। और जो पर्टिकुलर फोकस देने की बात की जा रही है, यहाँ पर कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट जो हमारी कंट्री में वेस्ट बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, वहां की बात की जा रही है। लगभग जब हमारी कंट्री और बांग्लादेश के बीच में, आप लोग एक बार ये देखिए, कुछ दिनों पहले अभी ये हो गया बांग्लादेश बीच में, जिसको पहले ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, हमारा टेरिटोरियल एक्सचेंज हुआ। यानी कि जो पहले यहाँ पर अंग्रेजों के टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये पार्ट और ये पार्ट ये हमारा ही पार्ट हुआ करते थे, यानी कि ये पूरा एक इंटीग्रेटेड इंडिया हुआ करता था। पर लेकिन यहाँ पर जब आजाद हुआ तो ये वेस्ट पाकिस्तान बन गया और ये ईस्ट पाकिस्तान बन गया। अब ये ईस्ट पाकिस्तान जो बना, इसमें आगे चलकर प्रॉब्लम निकल कर आई कि यहाँ पर ये इससे आजाद होना चाह रहे थे और यहाँ पर ये 1971 में आजाद हो गए। पर लेकिन आप लोग देखते हैं इंडिया के अंदर घुसा हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को त्रिपुरा देखने को मिलेगा, मेघालय, आसाम, ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, वेस्ट बंगाल हो गया। तो कंप्लीट सैंडविच है यहाँ पर इसके बीच में, ये आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री के बीच में। तो इसीलिए जो बॉर्डर है वो इतने ज्यादा क्लियर नहीं है कहां पर की एग्जैक्ट हम लोगों ने लक्ष्मण रेखा खींच दी, हाँ यहीं पर ही भैया सब कुछ क्लियर है, तो ऐसा क्लियर नहीं है। बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो यहाँ पर समझ में नहीं आते थे, ये गांव इंडिया की साइड में है या बांग्लादेश की साइड में है, तो एग्जैक्ट यहाँ पर डिमार्केशन किया गया, एग्जैक्ट यहाँ पर क्लियर लाइन खींची गई। उस टाइम पर बहुत सारे लोग बांग्लादेश में गए और बहुत सारे लोग यहाँ पर इंडिया में आए। तो उस टाइम से लगभग 15,000 लोग जो हमारी कंट्री में इंडिया में है, खासकर वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, कूच बिहार वाले रीजन में, वहां पर आज की डेट में जो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है वो अप टू द मार्क नहीं है, वो झेल रहे हैं। यानी कि जो आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत लोगों को हमारी कंट्री में आने के लिए अलाउ किया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं आज की डेट में उनकी कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है। आप लोग ये बोले एजुकेशन, हेल्थ या कोई दूसरी सर्विस उनको अच्छे मिल रही है, कैंप में वो रह रहे हैं, कई बार महामारी वहां पर देखने को मिलती है। तो जिन और ज्यादा लोगों को आप लोग यहां पर बुलाने की बात कर रहे हैं, उनको आप लोग कैसे हैंडल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये काफी बड़ी बात होगी। पहले इसके बारे में सोच लीजिए, बाकी आगे स्टेप लीजिएगा जो भी आप लोग यहां पर करना चाह रहे हैं। आइए अब जानते हैं कुछ बेसिक्स पहले बजट के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए संविधान में जो पार्ट 5 चैप्टर 2 आर्टिकल 112 में संविधान में बजट का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। जी हाँ, बजट के बारे में नहीं बोला गया है, वहां पर बोला गया है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जिसको हम लोग बजट बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। बजट का बेसिक पर्पज क्या होता है, कितना हमारी इनकम है और कितना हमारा एक्सपेंडिचर है, उसका एक एस्टिमेशन लगाना, ये बजट हम लोग बोलते हैं। पर लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, कॉमनली हम लोग बजट यूज कर लेते हैं लेमैन लैंग्वेज में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की चॉइस नहीं है कि वो बजट लेकर आए या ना आए, नहीं, उनको लाना ही लाना पड़ेगा, ये उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है हमारे संविधान के द्वारा। और ये सेक्रेसी भी यहाँ पर रहती है। नॉर्थ ब्लॉक जो आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर प्रेसिडेंशियल हाउस के पास में, तो यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर ये प्रॉपर जो है ये यहाँ पर सीक्रेसी के तहत पूरा बजट तैयार किया जाता है। पहले ये फरवरी के लास्ट डे में आया करता था, पर लेकिन 2016 के बाद में फरवरी के फर्स्ट डे में लाना स्टार्ट कर दिया हम लोगों के द्वारा। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग देखते हैं कहीं ना कहीं एक टाइम पीरियड मिल गया पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड आप लोग याद रखना है, नॉर्मल जो हम लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं 1 जनवरी को बोलते हैं, और लास्ट डे 31 दिसंबर होता है। पर लेकिन जब हम लोग अपने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर जो रहता है वो 1 अप्रैल, जिसको आप लोग अप्रैल फुल बोलते हैं, और 31 मार्च तक चलता है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। अगर बजट यहाँ पर 1 फरवरी को प्रेजेंट कर दिया जाता है तो फरवरी मार्च अच्छा खासा टाइम पीरियड रहता है। इसके बाद में जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो एक तरीके से ढंग से हम लोग इंप्लीमेंट कर पाते हैं, एक अच्छा टाइम पीरियड मिल जाता है अगर हम लोग जो भी स्कीम्स वगैरह जिस तरीके से एलोकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर फरवरी के लास्ट में 28 फरवरी या फिर 29 फरवरी, अगर नॉर्मल ईयर की बात करें तो 28, और लीप ईयर की बात करें तो 29 फरवरी जो यहाँ पर होती है, वो कहीं ना कहीं अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो ज्यादा टाइम हम लोग को इंप्लीमेंट करने में नहीं मिलता है। इसी के साथ में कुछ ट्रेडिशंस हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं बजट के बारे में। सबसे पहली जो बात की जा रही है, हमारा जो बजट था 1999 तक जो बजट है वो शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। यानी कि कहने का मतलब ये, पहले अंग्रेज जो थे अपनी कंट्री में बजट प्रस्तुत करते थे, फिर जो बचा कुचा रह जाता था वो शाम को अगर हमारी कंट्री में प्रस्तुत करते थे। काफी लंबे समय से चला हुआ आ रहा था कॉलोनियल ईरा से, यानी कि 1947 में हमारी कंट्री आजाद होगी, पर लेकिन ये समझ में नहीं आया बजट हम लोग शाम को प्रस्तुत कर रहे हैं, चल रहा है ऐसे ही चल रहा है। फिर आगे चलकर एनडीए गवर्नमेंट आई और उसने यहाँ पर इसको 2001 से
ये मॉर्निंग में 11 बजे प्रस्तुत करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इवनिंग से इसको मॉर्निंग में लेकर आए। और जो मिस्टर यशवंत सिन्हा थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे यहाँ पर एनडीए की गवर्नमेंट में, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। फिर आगे चले 2017 में जो यहाँ पर बजट था, यहाँ ये 28 फरवरी यानी कि फरवरी के लास्ट महीने में आप लोगों को देखने को मिलता था, फिर इसको 2017 से 1 फरवरी कर दिया गया। और इसी के साथ में जो रेल बजट अलग चल रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था अलग क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको फिर मर्ज कर दिया गया, जो कि लगभग 92 ईयर ओल्ड प्रैक्टिस यहां पर चली हुई आ रही थी, उसको भी यहां पर मर्ज किया गया, क्योंकि कोई समझ में आता ही नहीं है इस तरीके से। भैया अंग्रेजों के टाइम पर रेलवे बजट अलग था, समझ में आता है, क्योंकि उनका रेलवे बजट बड़ा था, उनका जनरल बजट बड़ा नहीं था। वो एजुकेशन, हेल्थ, किसानों के ऊपर फोकस थोड़ी ना देना था उनका यहाँ पर लेकिन ये बात समझ में आई और फिर यहां पर इसको मर्ज कर दिया गया। तो 92 ईयर ओल्ड प्रैक्टिस यहां पर खत्म की गई अभी 2017 में। हलवा सेरेमनी होती है, हलवा एक स्वीट डिश होती है यहां पर, अगर आप लोग देखें नॉर्थ इंडिया में नॉर्मली, तो ये यहां पर एक तरीके से जो जब यहां पर जो लोग इसको जब बजट को प्रिंट करना स्टार्ट किया जाता है तो हलवा सेरेमनी आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। नॉर्थ ब्लॉक में यहां पर आप लोगों को देखता है जो कंप्लीट बजट प्रिपेयर किया जाता है, इसकी भी एक अपनी ही एक इंपोर्टेंस है जिसको सीक्रेट रखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, कुछ अनाउंसमेंट है जो कि आप लोग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। आगे जो बात की जा रही है, अब का जो बजट था, एक तो होता है फुल फ्लेज्ड बजट, ठीक है, पर लेकिन अब का बजट था इंटरिम बजट। इंटरिम बजट क्या होता है? इंटरिम बजट वो बजट होता है जब नॉर्मली जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, यानी कि जिस तरीके से 2019 इलेक्शन होने वाले हैं मई में जो इलेक्शन हो गए, नई गवर्नमेंट आएगी, तो जो पुरानी गवर्नमेंट है यानी कि जो अभी गवर्नमेंट काम कर रही है बीजेपी की, ये जरूरी नहीं है कि ये जीत कर आएगी, हो सकता है कि ये हार जाए। अगर ये हार जाती है तो फिर नई गवर्नमेंट चुनकर आएगी, तो न्यू गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपना बजट प्रस्तुत करेगी, ना कि जो ये प्रस्तुत करके जा रहे हैं उसको फॉलो करके चलेगी। तो इसीलिए यहां पर कहीं ना कहीं एक गैप छोड़ दिया जाता है कि हां अपनी गवर्नमेंट जो नहीं आएगी वो अपने हिसाब से काम करेगी, इसीलिए कोई भी बड़ी बड़ी स्कीम्स नहीं लाई जाती है, कोई इस तरीके से काम नहीं किया जाता है, नॉर्मली इस तरीके की ट्रेडिशन की जाती है। और वो जो इलेक्शन रहता है, वो जो बजट रहता है वो इलेक्शन ओरिएंटेड नॉर्मली इंटरिम बजट माना जाता है। अब की बार का बजट भी आप लोगों ने देख लिया होगा, जो स्पेशल लेक्चर मैंने 2 बनाए हैं इंटरिम बजट क्या है, या फिर एक छोटा सा हाईलाइट आप लोगों को बजट की थी, उसमें आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से हमारी कंट्री में एक तरीके से जो ये इंटरिम बजट होता है इसको इलेक्शन बजट भी बोल दिया जाता है। हालांकि संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, और ये संविधान में ये भी नहीं लिखा है कि आप लोग इंटरिम बजट में कोई पॉलिसीज या कोई प्रोग्राम ये पब्लिश नहीं कर सकते, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये भी आप लोग माइंड से निकाल दीजिए। तो ये एक तरीके से एक आप लोग 1/4 जो आप लोग बोल सकते हैं ये बजट प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि 1/4 टाइम के लिए ही लगभग यहां पर ये होता है। बाकी का फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा मई के बाद में, जून जुलाई के बाद में लगभग यहां पर गवर्नमेंट अपने आप प्रस्तुत करती है बजट को, तो ये देखने वाली बात होती है। तो यहां पर जो ये होता है, जो इनकमिंग गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि फुल बजट वो अपने आप आकर यहां पर प्रस्तुत करे। बाकी इसके ऊपर भी आप लोग नजर डालिएगा, सबसे पहले कहां से मनी आ रही है और कहां को जा रही है। ठीक है, तो कहां से आता है कहां को जाता है, इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। सबसे पहले यहां पर ये 100 पैसे लिए गए हैं, यानी कि 1 रुपी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया अलग अलग तरीके से, और इसी तरीके से यहां पर तो मोटा मोटा तौर पर आप लोग देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो पैसा आ रहा है वो कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि जो भी यहां पर प्राइवेट कंपनीज होती है, कॉर्पोरेट होते हैं, हाउसेज, उनसे आता है, और जीएसटी 21 पैसा इनसे दोनों से आ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर यहां पर बोरोइंग, जो हम लोग उधारी लेते हैं, या फिर जो लाइबिलिटीज जो हम लोग को देनी होती है, वो सब बातें की जाती हैं, उससे 19 पैसे। और तीसरे नंबर पर यहां पर इनकम टैक्स। तो ये 3 जो है ये आप लोगों को याद रखना है जरूरी, ठीक है ना, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी, दूसरे नंबर पर है बोरोइंग, और तीसरे नंबर पर है यहां पर इनकम टैक्स। इसके साथ में फिर आप लोगों के लिए यहां पर है 8 पैसे जो यहां पर आते हैं, ये आप लोग देखते हैं, ये 8 पैसे ये है नॉन टैक्स रिवेन्यू। इसी के साथ में 7 पैसे यहां पर सेंट्रल एक्साइज, 4 पैसे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे कस्टम सीमा शुल्क जो होता है, और नॉन जो डेट कैपिटल रिसिप्ट होती है उससे आप लोगों को देखने को मिलेगा 3 पैसे। इसी के साथ में अगर आप लोग नजर डालेंगे यहां पर कि कहां को जा रहा है, सबसे ज्यादा जो जा रहा है वो जा रहा है 23 पैसे। कहां पर जा रहा है? ये जो राज्य का शेयर होता है टैक्स के अंदर, उसमें जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप लोग नजर डालेंगे तो बात की जा रही है इंटरेस्ट पेमेंट के, यानी कि जो भी यहां पर ये उधारी ले रखी है उसका जो पेमेंट किया जाता है, आप लोग को 18 पैसे यहां पर जाते हुए नजर आएंगे। बाकी का अगर आप लोग देखेंगे मोटे मोटे तौर पर 12 पैसे जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होती है, और जहां पर 9 पैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये वाले 9 पैसे और ये वाले 9 पैसे, ये इक्वल है, ये सब्सिडीज जो दी जाती है, यानी कि जो छूट दी जाती है। और ये वाले जो सेंट्रल के स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, यानी कि जिस तरीके से बोला जाता है कि हाँ ये एक तरीके से मिलजुल स्कीम निकल कर आती है कि सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर की जा रही है, वो वाली स्कीम। अदर एक्सपेंडिचर होते हैं बहुत सारे, डिफेंस एक्सपेंडिचर, और या फिर फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो भी यहाँ पर स्टेट को देने की बात की जाती है, ये सारे 8 पैसे के तहत आते हैं। बाकी 5 यहाँ पर पैसे पेंशन
पेंशन में जाते हैं, जो रिटायर इंप्लॉय होते हैं उनके लिए। तो यहां पर क्या याद रखना है, सबसे बड़ा जीएसटी से आता है। दूसरे नंबर पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, पहले नंबर पर जीएसटी में जाता है, वो सॉरी फिर से सुनिए, ये पहले नंबर पर तो राज्य को जाता है, आता जीएसटी से, वो यहां पर मिक्स हो गया। तो सबसे ज्यादा जाता कहां पर है, राज्य को जाता है, दूसरे नंबर पर इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, और तीसरे नंबर पर आप लोग देखते हैं सेंट्रल के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये तीन यहां पर याद रखने हैं और ये तीन आप लोगों को यहां पर याद रखने हैं। क्वेश्चन अगर बने तो आप लोगों का आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर एक विजन डॉक्यूमेंट है जो कि यहां पर 10 पॉइंट पर फोकस देकर चल रहा है, और 2030 तक का ये विजन डॉक्यूमेंट है, यानी कि 2030 तक किन किन एरिया में हम लोगों को फोकस देकर चलना है। सबसे पहले फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, यानी कि जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू है, इसके अलावा जो भी अगर एजुकेशन की बात करें, किस तरीके से हम लोग एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए, जो कि एक ह्यूमन कैपिटल, जो कि एक ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाने का काम करती है। डिजिटल इंडिया, जो भी आप लोग ऑनलाइन करना चाह रहे हैं आज के में सब कुछ यहां पर कहीं ना कहीं जो इंटरमीडिएटरी है अगर उसको हटा देते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आती है, तो उसके ऊपर फोकस देने की बात यहां पर की जा रही है। जो भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जो भी आप लोग खरीदारी करते हैं आज की डेट में, या फॉर्म वगैरह भरते हैं, आप लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो सारा काम यहां पर डिजिटली अगर होगा तो सब कुछ हम लोग ढंग से कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं आप लोग ये लेक्चर जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से डिजिटली आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर क्लास में तो आप लोग जाकर बैठे नहीं है, घर पे बैठकर या फिर कहीं पर भी आप लोग घूमते फिरते जहां पर आप लोग चाहे इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है एजुकेशन के फील्ड में भी। क्लीन एंड ग्रीन इंडिया, यानी कि सोलर एनर्जी या फिर आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी या विंड एनर्जी की आप लोग बात कीजिए, 175 गीगावाट का हमारा टारगेट है 2022 तक। तो उसके तहत जब हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले यहां पर करता है। तो उसके तहत भी आप लोग इसको देखते हैं, हम लोग अच्छे से टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इंडस्ट्रीज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है गांव वाले एरिया में, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है, प्रोड्यूस निकल के आता है हमारे खेतों से, तो उसको किस तरीके से हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत हम लोग मार्केट तक पहुंचा सकते हैं, बिचौलियों को हटा सकते हैं और किसानों को पूरा जो इनकम है वो मिल सके प्रॉपर वे में। क्लीन रिवर, गंगा की बात की जा रही है, सफाई गंगा अभियान चल रहे हैं, वो सब आप लोग जानती हैं। किस तरीके से हम रिवर गंगा यमुना इन सबको क्लीन कर सकते हैं, वो सोचने वाली बात है। ओशन या फिर कोस्टल लाइन जो है हमारी, उसको हम लोग कैसे लेकर चल सकते हैं, यानी कि जो हमारे आप लोग 9 ये राज्य देखने को मिलते हैं, किस तरीके से हम लोग इनको डेवलप कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग इनको सिक्योर कर सकते हैं, उसके ऊपर भी फोकस देने की बात की जा रही है। स्पेस के मिशन की आप लोग बात करते हैं, 2022 में हम लोगों को जो 3 इंसानों को स्पेस में भेजने की बात की जा रही है, तो वो भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट काम है आगे आने वाले टाइम में। सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड प्रोडक्शन, किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हम लोगों को नहीं रहना है, अपना फूड प्रोडक्शन हम लोगों को खुद ही करना है, वो भी एक फोकस देने वाली बात है। हेल्थ की अगर बात करें, आप लोग देखते हैं आयुष्मान भारत और भी कई सारी ऐसी स्कीम्स है जो कि यहां पर खासकर जनता को ध्यान में रखते हुए चलाई गई है, तो ये भी एक प्रोडक्टिव स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नमेंट, यानी कि कम से कम लोग यहां पर रहेंगे गवर्नमेंट में और ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, तो ये एक प्रोडक्टिव स्टेप आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। आइए अब एक आर्टिकल के ऊपर पहले नजर डालते हैं, इसके बारे में और इसके बाद में फिर और जानेंगे यहां पर बजट के बारे में। तो देखिए मैंने आप लोगों से एक आर्टिकल डिस्कस किया था, मिनिमम बेसिक इनकम, ठीक है ना, या तो आप लोग ये बोल लीजिए या फिर आप लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम बोल लीजिए इसको, तो कुछ भी आप लोग इसको बोल लीजिए। तो मिनिमम बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो सीधा सीधा फंडा ये आता है कि भैया हम लोग हमारी कंट्री में जो सिटीजन है, एक तरीके से उनको ध्यान में रखते हुए एक बेसिक इनकम आप लोग को उनको प्रोवाइड करानी है। ये ध्यान में नहीं रखना है कि वो जो पर्टिकुलर इंसान है वो जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा है। यूनिवर्सली का मतलब होता है हर एक इंसान को, लेकर अंबानी से कोई रिक्शा चलाने वाला है, उस हर एक इंसान को आप लोग को ये बेसिक इनकम प्रोवाइड करानी है। पर क्या ये सही है? क्या कोई वर्ल्ड में ऐसी कंट्री है जो ऐसा कुछ कर रही है? देखिए कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है। आप लोग ये जो फालतू में फंडा जो चल रहा है, मिनिमम बेसिक इनकम या फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये सही तरीका एक तरीके से आप लोग एक तरीके से जो बोला जा रहा है वो बोलने के लिए अच्छा लगता है। नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे टारगेटेड कैश ट्रांसफर आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं, और जो कि अब बजट में देखने को भी मिला। बजट में अभी यहां पर देखने को मिला टारगेटेड कैश ट्रांसफर की बात की गई यहां पर, खासकर किसानों के लिए। जो हमारी कंट्री में जो मार्जिनल फार्मर है, उनको जिनके पास में 2 हेक्टेयर या फिर उससे कम जमीन है, उनको 6,000 रुपए पर ईयर दिए जाएंगे, और ये 2-2 हजार रुपए कर 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। तो ये अभी किसानों के लिए स्टार्ट की गई है। तो देख लीजिए आप लोग यहां पर नाम क्या लिया गया, किसान लिया गया है। तो यहां पर ऐसा तो नहीं है यहां पर सबको कवर कर लिया है कि जो बिजनेसमैन हो गए, रिक्शा चलाने वाले हो गए, सब्जी बेचने वाले हो गए, या फिर कोई दूसरे लोग हो गए, उनको कवर किया गया है। ओनली टारगेटेड किया गया है किसके लिए? किसान के लिए। तो जो यहां पर आप लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, वो बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब ये टारगेटेड इनकम हो गई है। और कहीं ना कहीं जो यहां पर जो पुअर सेक्शन है उसको टारगेट करने की बात यहां पर की जा रही है, या फिर कोई ऐसा सेक्शन है जो कि कहीं ना कहीं अप टू द मार्क काम नहीं कर पा रहा है, बेसिक चीजें नहीं कर पा रहा है अपनी डे बाय डे की, उसके लिए काम किया गया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी के द्वारा बोला गया यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में।
उन्होंने बोला कि हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे और वो जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का उसके लिए। तो देखिए तब यहां पर जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम अब वर्ड यूज करना बंद कर दिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम बची नहीं है, ये टारगेटेड बेसिक इनकम कहीं ना कहीं हो चुके हैं। मिनिमम बेसिक इनकम ओनली अब इलेक्ट्रोल प्रोसीजर में आप लोगों को वर्ड देखने को मिलेगा, पर लेकिन फर्दर कोई डिटेल यहां पर नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो अभी दिया गया यहां पर, ये कहीं ना कहीं टारगेटेड इनकम का स्टार्ट यहां पर कर दिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में ये डिस्कस की गई थी और प्रपोज की गई थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये कोई नया आइडिया नहीं है। जब आप लोग देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर का यहां पर प्रस्तुत किया गया था, तो उसमें भी बात की गई थी, उससे लास्ट ईयर भी यहां पर इसके बारे में डिस्कस किया गया था। तो कहने का मतलब यहां पर ये नया आइडिया तो कोई है नहीं, पुराना ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में यहां पर बोला जा रहा है। अब देखिए कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, अगर हम लोग बोलते हैं कि कौन बेनिफिट होगा, एक तो यूनिवर्सलिटी की बात करते हैं आप लोग, एक बात करते हैं जो पॉवर्टी लाइन के आसपास में उसको आप लोग लेकर चले, यानी कि एक साइड में तो पूरी जनता है उसको लेकर चलें और एक साइड में एक गरीब जनता है उसको लेकर चलें। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम किसके लिए होना चाहिए, जो यूनिवर्सल बोलते हैं, क्या ये यूनिवर्सली होना चाहिए या टारगेटेड होना चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना भी विचार बताइए कि क्या ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो आप लोग बार बार चिल्लाकर बोल रहे हैं ये यूनिवर्सली होनी चाहिए या फिर एक टारगेटेड सेक्शन के लिए होनी चाहिए जिसको रियलिटी में इसकी जरूरत है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना व्यू इसके ऊपर जरूर लिखिएगा, क्योंकि कई सारे आर्टिकल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर यहां पर बात करें नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, देखिए ये नॉर्मली जो विधवा महिला होती हैं, इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर जो डिसेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उसको सपोर्ट करने के लिए नॉर्मली बनाया जाता है। और इसी के तहत यहां पर अगर आप लोग आइडियल यूनिवर्सल बेसिक इनकम लेकर चलते हैं तो काफी लंबे समय से इसको बोला तो डिस्कस तो किया जा रहा है अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, पर कोई भी सिंगल कंट्री ऐसी नहीं है जिसने इसको अब तक इंप्लीमेंट किया हो। तो इसलिए इसका कोई मतलब बनता भी नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए अंबानी है, ये बड़े बड़े जो घर वाले जो बड़े बड़े इस तरीके के जो बिजनेस हाउसेज हैं या फिर जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं, उनको क्या जरूरत है यार 2-4 हजार रुपए उनको दिए जाएंगे, तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो ये बात यहां पर आप लोग देखते हैं। अगर बात करें यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो देखिए यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया था ये पूरा कॉन्सेप्ट स्विट्जरलैंड के द्वारा, और फिनलैंड के द्वारा भी यहां पर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, जो कि पायलट बेस पर चलाया गया था। तो यहां पर आप लोग देखते हैं स्विट्जरलैंड में क्या किया गया, एक ट्रक भर के जो यहां की करेंसी है वो सड़क पर डाली गई और लोगों से वोटिंग कराई गई कि क्या आप लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम लेना चाहते हैं। तो 3/4 लोग हैं उन्होंने बिल्कुल मना ही कर दिया कि हम लोग इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। और अगर देखना चाहे तो ये रियलिटी भी है, क्योंकि अगर लोग काम करेंगे उसको उसके बेस पर इनकम मिलेगी, तो वो समझ में आता है फ्री की किसी को अगर इस तरीके से खाओगे तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से सही नहीं है। एक तरीके से ये उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसा सेक्शन है जो कि काम नहीं कर पा रहे किसी रीजन की वजह से, विधवा महिलाएं, बच्चे भी हैं, घर भी संभालना है, उनके लिए समझ में आता है। जो बुजुर्ग लोग हैं घर से निकल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, बीमारी के शिकार हैं, उनके लिए है यहाँ पर। डिसेबल सेक्शन है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए यहाँ पर है, तो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराइए, यानी ना कि ये आप लोगों को यूनिवर्सली सबके लिए इंप्लीमेंट करना है। फिनलैंड में जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था वो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के लिए था, यानी कि यूनिवर्सली अब तक किसी के लिए भी नहीं, यहां पर भी अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए ये चलाया गया था। कोई भी इवन सिंगल कंट्री ऐसी नहीं है वर्ल्ड में जिसके लिए यहां पर ये चलाया गया हो। हमारी कंट्री में भी या फिर अफ्रीका एशिया में भी कई बार एनजीओ के द्वारा अलग अलग तरीके से ये पायलट बेस पर यहां पर इंप्लीमेंट किया गया है कि पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको ये प्रोवाइड कराया जाए। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी आप लोग यूबीआई आज वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी किसानों के लिए यहां पर यूज किया है, ना कि हम लोगों ने यूनिवर्सली सबको प्रोवाइड करा दिया गया है। पर लेकिन जो प्रॉब्लम निकल के आती है वो थोड़ी सोचने वाली है, उसके बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक साइड में हमारी कंट्री जो कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी में आती है, यानी कि अभी डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रही है, जिस तरीके से यूएसए हो गया या यूरोपियन कंट्री हो गई, हम अभी प्रोसीजर में हैं। तो अगर आप लोग यहां पर जाकर देखेंगे ये जो डेवलप्ड कंट्री है ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जब बात करते हैं तो इसको सप्लीमेंट की तरीके से लेके चलते हैं। कैसे मतलब ये है, मान लीजिए उन्होंने वहां पर जो विधवा महिलाएं उनके लिए कोई स्कीम मान लीजिए चला रखी है वहां पर, ठीक है, तो यहां पर वो स्कीम चलती रहेगी, बस जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर 8-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने हैं तो वो सप्लीमेंट इनको दिए जाएंगे, यानी कि उसको रोका नहीं जाएगा। पर लेकिन हमारी कंट्री में जो यहाँ भी जब भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करते हैं तो पता क्या बोलते हैं यार ये जो फालतू की स्कीम एक्स्ट्रा चल रही है उसको बंद कर दीजिए और आप लोग ये पैसा अलाउ कर दीजिए। ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का भैया। यूनिवर्सल बेसिक इनकम सप्लीमेंट है, ना कि रिप्लेसमेंट है। तो हमारी कंट्री में इसको रिप्लेसमेंट की तरीके से लेकर चल रहे हैं कि हाँ जो भी पुरानी स्कीम चल रही है उनको हटा दो और आप लोग ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है उसको लगा दो, इतनी तनख्वाह दे दो उनको, ऐसा कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब ही वही नहीं है। हाँ, आप लोग जो कर सकते हैं वो अच्छा काम ये है कि जो लीकेज हो रहे हैं उसको आप लोग लीकेज प्रूफ बना सकते हैं, यानी कि जो लोगों को पैसा पहुंचाना है उसको आप लोग देखते हैं कैसे पहुंचाना है। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में एक अच्छे उदाहरण निकल के आए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनके द्वारा किया गया, लीकेज को काफी रिड्यूस कर दिया गया। तो वो पैटर्न आप लोग फॉलो करके चल सकते हैं। तो कहने का मतलब
यहाँ पर ये है, हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको आप लोग अगर हेल्थ, एजुकेशन या फिर अलग दूसरे सेक्टर में लेकर चलेंगे, वो लोवेस्ट है। खासकर ऐसी कंट्री जो कि बहुत गरीब कंट्री है, उनसे भी हम लोग कम खर्च कर रहे हैं इन सब चीजों के ऊपर। तो सीधा सीधा पर्पस देखिए मेरे हिसाब से भी, और जो आर्टिकल में मुझे बहुत शानदार लगा वो है जॉब। लोगों को फ्री में आप लोग कुछ प्रोवाइड कराने से ज्यादा बेहतर है उनको आप लोग जॉब प्रोवाइड करिए। भले ही सैलरी कम दीजिए पर लेकिन उनको काम दीजिए। अगर वो काम करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत की कमाई होगी, उनको कॉन्फिडेंस भी आएगा, अंदर से फील करेंगे कि हाँ हमारे ही द्वारा किया गया काम है और उसी का हमको पैसा मिल रहा है। ऐसा नहीं बोलेगा उनको कि फ्री में बैठे हुए घर पे खा रहे हो। तो ये भी आप लोग देखते हैं। तो उनको जॉब प्रोवाइड कराइए। जॉब प्रोवाइड कराना एक तरीके से बेस्ट सोल्यूशन है अगर आप लोग किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, कहीं ना कहीं जो काम करना चाहता है उसको काम प्रोवाइड करा रहे हैं, भले ही कैसे भी चल रहा है काम, चल तो रहा है ना। नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम यानी कि पेंशन वगैरह प्रोवाइड करानी है, तो ये उन लोगों के लिए कीजिए जो कि बुजुर्ग हैं या फिर वीडो हैं या फिर डिसेबल हैं। यहां पर जो लोग काम करने लायक हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनको आप लोग काम दीजिए और उसके बाद में उनको सैलरी दीजिए। तो ये काम आप लोगों को करना है। और इसीलिए आप लोगों को जो मिनिमम इनकम ट्रांसफर, ये सब जो बातें हैं, ये सारे काम आप लोगों को ऐसे लेकर चलने हैं जिस तरीके से कि उस इंसान को जो कि यहां पर काम करना चाहता है उसको काम दीजिए। और इसी के साथ में जो आप लोगों को ये टारगेटेड रखना है, तो ये टारगेट ही रखिए। ये यानी कि सबको आप लोगों को ये इनकम प्रोवाइड करानी है। यानी कि फालतू के प्रॉमिस मत कीजिए जो आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खासकर आप लोग, ये जो सेक्शन ऐसा है हमारी सोसाइटी का जो गरीब सेक्शन है, उसके बारे में सोचकर आप लोग चलिए। तो ये कंप्लीट आर्टिकल डिस्कस किया जा रहा है। तो आप लोग बताइएगा विचार कमेंट बॉक्स में, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो ये था कंप्लीट यहां पर डिस्कशन इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे जो नजर डालते हैं, अब थोड़ा सा जिस्ट यहां पर ले लेते हैं क्या क्या बात की जा रही है। फार्मर के बारे में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, टैक्स पेयर के बारे में, होम ओनर के बारे में, या फिर दूसरा जो बात की जा रही है इंडियन जो भी कंपनीज है उनके बारे में क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले किसानों के बारे में बात करते हैं। तो किसानों के बारे में सबसे पहले पीएम किसान बोला गया यहां पर, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके तहत यहां पर बातें जो की गई वो आप लोग देख सकते हैं, यानी कि 6,000 रुपए देने की बात की गई, जो कि 2 एकड़ से नीचे जमीन है जिनके पास में। लगभग जो कॉस्ट यहां पर आने वाली है, ये लगभग जो फायदा पहुंचाने वाला है, तो ये काफी लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। और कॉस्ट जो यहां पर बोली जा रही है ये 75,000 करोड़ यहां पर इसकी कॉस्ट लगभग आने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और किस तरीके से काम किया जाएगा। तो काफी कुछ यहां पर एक तरीके से होने वाला है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर बात करते हैं तो उनके लिए यहां पर पेंशन की बात की जा रही है, यानी कि अगर यहां पर लगभग 100 रुपए दिया जाता है पर मंथली, आगे चलकर उनको यहां पर पेंशन मिलने लगेगी। ठीक है ना, तो ये भी काफी अच्छा एक प्रोविजन आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कौन सा सेक्टर होता है, वो सेक्टर जहां पर जिस तरीके से आप लोग बैंक में काम करते हैं, अगर स्कूल टीचर है या कोई और काम करता है गवर्नमेंट में, वहां पर आप लोगों को छुट्टी मिलती है, वहां पर आप लोगों को सैलरी मिलती है प्रॉपर वे में। पर लेकिन जो रेडी वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा, तो उनके लिए यहां पर एक प्रोविजन आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन ये उनके लिए है जो मैक्सिमम 15,000 रुपए कमा रहे हैं, यानी कि 15,000 कमा रहे हैं और लगभग 500 करोड़ रुपए यहां पर खर्च किए जाएंगे। और इसी के साथ में मंथली जो अमाउंट वो यहां पर होगा वो वेरी करेगा, 55 रुपए से 100 रुपए तक का वो यहां पर देकर अपनी जो इनकम है वो 3,000 रुपए 60 साल के बाद में ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर बात करते हैं, ये बात की जा रही है टैक्स पेयर की मनी के बारे में। टैक्स पेयर की अगर हम लोग बात करें, पहले जो टैक्स पे करने की बात आ रही थी, यहां पर ये 5 लाख तक का आप छूट दे दी गई है। यानी कि 5 लाख तक का अगर आप लोग यहां पर इनकम है आप लोगों को कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। वैसे लगभग 6.5 तक ही हो जा रहा है अगर आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, तो उसकी भी बात यहां पर की जा रही है। लगभग 8,500 करोड़ रुपए यहां पर टोटल टैक्स बेनिफिट यहां पर टैक्स पेयर को होने वाला है। और जो मैक्सिमम यहां पर 6.5 लाख तक ये पहुंच सकता है, जो कि काफी लंबे समय से डिमांड भी चल रही थी। होम ओनर की बात करते हैं, अगर किसी के पास में दूसरा होम था, उसको यहां पर टैक्स देना पड़ रहा था, अब उसके तहत भी यहां पर उसको बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसी के अलावा अगर कोई नया होम खरीदना चाहते हैं तो उसके तहत भी यहां पर प्रोविजन कराया गया है 31 मार्च 2020 तक का। ठीक है, तो उनको भी यहां पर छूट दी गई है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं, यानी कि किस तरीके से आप लोग इसको ले सकते हैं कि जो नॉर्मल सेक्शन है सोसाइटी का, उसके लिए काफी कुछ किया गया है। इसी के साथ में किसानों के बारे में बात की गई, काफी और भी यहां पर आप लोग देखते हैं इंडिविजुअल के बारे में बात की गई। पर कॉर्पोरेट की अगर बात करते हैं या फिर दूसरे लोगों की, मान लीजिए किसी को अपना एक कोई प्रॉपर्टी बेचना है और वो प्रॉपर्टी वहां पर बेची नहीं गई है, ठीक है, तो उस पर क्या लगता है, टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, अब वो टैक्स की जो छूट दे दी गई यहां पर लगभग 2 साल आप लोग यहां पर देखते हैं। इसी के साथ में रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है, 2% की यहां पर रिबेट देने की बात की जा रही है यहां पर, खासकर जो कि यहां पर अगर लोन वगैरह लेता है ऑफ 1 करोड़ अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के तहत, यानी कि अगर लघु उद्योग के तहत होता है, तो उनको भी यहां पर छूट देने की बात की गई है।
तो एक प्रोडक्टिव बात आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, यानी कि कई सारी डायमेंशन में यहाँ पर काम की गई है। बाकी कुछ छोटी छोटी बातें और हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे 5 लाख तक का यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताई दिया है, यहाँ पर ये 6.5 लाख तक का है। ये फॉर्म जो होता है ये सेक्शन 80C के तहत आता है। अगर आप लोगों ने इनकम टैक्स कभी फिल किया होगा जो जॉब कर रहे हैं तो उनको इसके बारे में पता होगा। रिलैक्स की जो बात की जा रही है सेकंड होम के लिए, मैंने आप लोगों को बता ही दिया। इसी के साथ में अगर बात करते हैं यहाँ पर, यह राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने की बात की गई। यहाँ पर खासकर गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गाय है खासकर उसके लिए बात की जा रही है। अपग्रेड करने के लिए अगर उनके जीन की बात की जाए तो उसके ऊपर फोकस दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में आप लोग देखते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया किन किन को यहाँ पर कितना फायदा मिलने वाला है। 3000 का फायदा मिलने वाला है, लगभग 55 से 100 तक का यहाँ पर अगर पैसा आप लोग देते हैं और 15,000 तक की अगर सैलरी रहती है तो। इसी के साथ में अगर आगे बात करते हैं तो ये एलपीजी के सिलेंडर बांटे गए हैं लगभग 8 करोड़, इसके बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में लगभग 8 करोड़ देने की बात की है और 6 करोड़ ऑलरेडी बांटे जा चुके हैं। 70% जो बेनिफिशियरी यहाँ पर प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है उसकी वुमेन देखने को मिल रही है। बजट डिफेंस का लगभग 3 लाख करोड़ पहुंच चुका है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला। सिंगल विंडो क्लियरेंस देने की बात की गई है फिल्म शूटिंग के लिए। पहले यहाँ पर ये ओनली जो यहाँ पर फॉरेनर आते थे उनको दिया जाता था, पर लेकिन अब हमारी कंट्री के लिए भी अलाउ कर दिया गया है। आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर टैक्स की जो बात की जा रही है, ये देखने को मिल रहा है टैक्स का कलेक्शन लगभग यहां पर 6.38 लाख करोड़ से ये बढ़कर ये 6.38 लाख करोड़ से बढ़कर 12 लाख करोड़ हो गया है। एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। रेलवे के लिए भी हाईएस्ट एवर एलोकेशन यहां पर किया गया है ताकि जो पैसेंजर है वो एंजॉय कर सके अपनी लाइफ को। इसी के साथ में यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो हरियाणा के लिए यहां पर अभी जो एम्स अनाउंस किया गया, काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा था तो हरियाणा को एक नया एम्स मिल गया है और जो कि यहां पर 22वां एम्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये जिम्बाब्वे के बारे में, हल्का सा आप लोग नजर डाल सकते हैं। जिम्बाब्वे एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर आप लोग देखिए मोजाम्बिक्यू, साउथ अफ्रीका नीचे देखते हैं, बोट्सवाना, नामीबिया और ये हो गया यहाँ पर जाम्बिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेक ये है कारिबा। ठीक है, तो ये लेक आप लोग देखते हैं यहाँ पर, और हरारे यहाँ पर होगी इसकी कैपिटल। यहाँ पर इकोनॉमी अगर आप लोग देखेंगे यूएसए के डॉलर यूज किए जाते हैं। इसका साउथ अफ्रीका की अगर बात करें वहां की बोट्सवाना, अलग अलग कंट्री, इवन चाइना की भी करेंसी, जापान की करेंसी, हमारी कंट्री की भी करेंसी यहाँ पर यूज की जाती है। जिस कंट्री में इतनी करेंसी यूज की जा रही है आप लोग उसकी इकोनॉमिक कंडीशन समझ सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन काफी खस्ता हालत में है, तो इसलिए यहाँ पर जब इलेक्शन की बात आती है वो अलग से प्रॉब्लम निकल कर आती है पावर ट्रांसफर की, तो ये तमाम मुद्दे यहाँ पर चलते रहते हैं। ये फ्लैग हो गया और कैपिटल हरारे हो गई और ये एक अफ्रीकन कंट्री है। बाकी एक काफी दुखद घटना यहाँ पर देखने को मिली, हमारी कंट्री में 2 पायलट मारे गए अभी रिसेंटली। जो मिराज 2000 है ये क्रैश हो गया, तो ये काफी दुखद घटना आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ये कहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेंगलोर में। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री जो मोदी जी यहाँ पर, ये है किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यहाँ पर ये इनोग्रेट करने वाले हैं जम्मू और कश्मीर में। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ में एक एम्स का भी फाउंडेशन यहाँ पर रखा जाएगा। ये चेनाब जो रिवर है उसके ऊपर यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात की जाए यहाँ पर, ये बात की जा रही है यूएसए के जो न्यूक्लियर ट्रीटी है यूएसआर के साथ में थी, यानी कि अब रशिया है जो उसमें से बाहर निकलने की बात कर रहा है। यूएसए में जो फ्रॉड वीजा के जो लोग पाए गए हैं 130 जो अरेस्ट हुए हैं, 129 इंडियन है वहां पर। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं काफी बेइज्जती की बात है। अगर बात करें अमेजन की, तो अमेजन ने काफी कुछ प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट से हटा दिए हैं क्योंकि हमारी कंट्री में न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी आई है, जिसकी वजह से जो रूल है वो उसके हिसाब से फॉलो नहीं कर रहे थे और उनको वहां से हटा दिया गया है। तो एक प्रोडक्टिव बात आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में गयाना आप लोगों से पूछा गया था, तो ये कंट्री आप लोग यहां पर देखते हैं, ये यहाँ पर सुरिनाम हो गया, ब्राजील हो गया और ये वेनेजुला हो गया। गुयाना जी जो डॉलर यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर जॉर्ज टाउन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जो इसकी कैपिटल हो गई। इंडिया के कंपेयर में एक बार मैप में आप लोग निहाल लीजिए, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कंट्री, ये देखिए यहाँ पर, ये हो गया ग्याना। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर। और इसी के साथ में जो जिम्बाब्वे है आप लोग एक बार वो भी देख लीजिए, जो कि हम लोग अभी जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे ताकि आप लोग उसको भी कनेक्ट कर सकें। तो ये यहाँ पर जिम्बाब्वे आप लोग देखते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर जिम्बाब्वे। ठीक है, कैपिटल हो गई हरारे। तो ये पर्टिकुलर हमारा ये था। इसी के साथ में ये क्विज है जो कि आप लोगों को आंसर करना है। यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है इनकम टैक्स के बारे में। तो इनकम टैक्स जो यहाँ पर 5 लाख तक का टैक्स नहीं देने की बात की गई है, जो कि मैक्सिमम यहाँ पर 6.5 लाख तक हो सकता है। तो कौन सा सेक्शन है यहाँ पर जिसके तहत आप लोग यहाँ पर ये छूट मिलने वाली है। इसी के साथ में अगर यहाँ पर बात करते हैं तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर जो गाय के लिए उनकी जो ब्रीड है उसको अपग्रेड करने के लिए कौन से प्रोग्राम की यहाँ पर बात की गई है। हमारी कंट्री में बोला गया कि 8 करोड़ यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड कराने की बात की गई है। तो कितने अब तक हम लोग प्रोवाइड करा चुके हैं? 70% जो बेनिफिशियरी, ये
मुद्रा योजना की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, कौन है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कौन है, यहाँ पर किसान है या फिर जो मजूले जो एसएमएससी सेक्टर वाले हैं या फिर महिला है या फिर डिसेबल सेक्शन है सोसाइटी का, तो कौन है यहाँ पर। टैक्स कलेक्शन जो है पहले यहाँ पर लगभग 6.38 लाख करोड़ हुआ करता था, अब दिस ईयर कितना यहाँ पर देखने को मिला। अगर बात करें जो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि जो स्टार्ट की गई है, तो इसका रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, कितनी जमीन वालों को यहाँ पर यह फायदा दिया जाएगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। इसके अलावा आप लोग यहां पर फॉलो कर सकते हैं, ये फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, या फिर टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। इसके अलावा बेसिकली क्या क्या डिफरेंस होता है इंटरिम बजट और या वोट ऑन अकाउंट, वो सारा लेक्चर भी बताया गया था, तो आप लोग लिंक पर क्लिक करके उसको जाकर देख सकते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।